अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 3.1 लेकर हाजिर हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से हमने सारी चीज़ें समझी थी। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, एक सवाल मैं समझाऊँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये बस ऐसे ही हैं, तो इनको हम वैसे ही करेंगे, जैसे हैं ये वैसे ही हम इन्हें सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैंने सिर्फ काम की बात लिखी है। कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, यानी पेयर ऑफ लाइंस तो नहीं है, फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्ट। सही, क्या कह रहे हैं कि पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट हैं ये पता करें। फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। अब सवाल ये है कि इंटरसेक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कैसे चलेगा, क्या हम सबका फाइंड करें? नहीं, हमें सबका फाइंड नहीं करना। ठीक है, देखें क्या होता है, लाइन एक ही सूरत में इंटरसेक्ट नहीं करती, कब? जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसके अलावा कोई सी भी लाइन हो, परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट क्या होता है, दोनों आपस में कट कर जाए, कट कर रही है, किसी और एंगल से आएगी कट करेगी, सीधी आए कट करेगी, कैसे भी आए लाइन कट करेगी लाजमी। सही है, सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें कट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कंडीशन चेक करेंगे। अगर पैरेलल कंडीशन प्रूव हो जाती है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करेंगे। अगर पैरेलल कंडीशन प्रूव नहीं होती तो इसका मतलब लाइन कट कर रही है, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाजमी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है इसका तरीका सॉल्व करने का। तो चलें आ जाए पैरेलल कंडीशन वाली बात देखते हैं हम इसकी। अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंडीशन, सबसे पहले हम चेक करेंगे पैरेलल कंडीशन को। क्या थी पैरेलल कंडीशन, याद होगा आपको, A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है मतलब पैरेलल नहीं, सॉरी पैरेलल हैं। अगर नहीं आता तो पैरेलल नहीं है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चले आ जाए सॉल्व करते हैं। A1 क्या होगा, पहली लाइन में x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 2। फिर B2 क्या होगा, दूसरी लाइन में y के साथ वाली वैल्यू 5। फिर A2 क्या होगा, पहली लाइन में x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 7। फिर B1 क्या होगा, दूसरी लाइन में y के साथ वाली वैल्यू यानी कि 3। 2 5 are 10, 7 3 are 21। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस आर नॉट, क्या हो गया, नॉट पैरेलल। क्या है, लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, पैरेलल नहीं है मतलब कट कर रही है लाजमी, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में सीखा था कि सब्ट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू को कैंसिल करा दें, दूसरी वैल्यू का आंसर निकाल लें, यही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो लाइंस पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल होती मैं यही छोड़ देता। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं किसी वैल्यू को सेम बनाने की कोशिश करूँगा, या x में दोनों की वैल्यू सेम हो जाए या y में दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो देखें, अगर मुझे x सेम कराना है तो 2 और 7 है, मतलब 2 और 7 में कोई ऐसा नंबर होगा जो सेम होगा, यानी 2 और 7 के टेबल में, तो वो है 14। तो मुझे इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो हम y निकाल लेंगे। तो हम यही करते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, और उसके बाद क्या करा देंगे, एंड देन सब्ट्रैक्ट करा देंगे दोनों को। तो पहले इक्वेशन 1 को 7 से कराते हैं, पूरी इक्वेशन को कराएं तो 7 2 क्या हो जाएगा, 14x। फिर 3 से कराएं, 7 3
21y, फिर 11 से कराएं तो 77 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस 11 को उठा के हम हाथ के हाथ इस तरफ भी कर लें तो इस तरफ आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। देखें ऐसे, अब इतना तो आपको दिमाग में भी करना आता ही होगा, तो हम इक्वल के उस तरफ लिखने के बजाय हम इसको यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, अब इक्वेशन 2 को क्या लिखा था हमने कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 7 2 ज़ा 14x, 2 5 ज़ा 10y और 2 11 ज़ा 22 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखा है हमने कि सब्ट्रैक्ट कराना है, और सब्ट्रैक्ट कराने के लिए सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये काम हम करके आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी किया था। 14x प्लस का 14x माइनस का कैंसिल हो गया, 21 में से 10 माइनस होगा, कितने बचेंगे हमारे पास, 11y। ठीक है, अब 77 और -22 दोनों प्लस होंगे, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे मेरे ख्याल से 99। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, मैं प्लस करके देख लेता हूँ, हाँ 99 ही हो रहे हैं, 9 और 9। ठीक है, -99 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये लाइन वाइन मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि वैल्यू निकाल सकें हम आसानी से। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू चाहिए, 99 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ भेजकर हम क्या करा लेंगे, इसे प्लस करा लेंगे। 99 हो गया प्लस, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आके डिवाइड होगा, तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर लूँगा। 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है। अब मुझे x कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ठीक है, तो इसको उठा के मैं इक्वेशन 1 या 2 जिसमें दिल करता है उसमें पुट करा लूँगा, तो जो आसान लग रही है उसमें पुट करा लें। मैं कराता हूँ इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कराते हैं। इक्वेशन 1 कैसी है हमारी, 2x + 3y = 11। x की वैल्यू चाहिए, x को ऐसे ही रखेंगे 3, y की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 = 11। 3 9 ज़ा 27 = 11। 27 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 27, तो माइनस कराएंगे क्या बचेगा हमारे पास, 16 बचेगा। ठीक है, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आकर डिवाइड होगा, 16 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो उस तरफ डिवाइड कराने के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, यहीं कैंसिल करा देता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -8, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना आपका, P -8, 9। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। है आसान सा काम, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। एक ही सवाल हम इसका करेंगे, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा करना है। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेम सवाल है, बस 3 लाइन। ठीक है, क्या होता है, शो दैट लाइन्स आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। देखें, अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और कॉन्करेंट कंडीशन क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब 2 लाइंस आपस में कट करती हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, और वो लाइन क्या कर रही होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरीके से जब 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पर कट करें तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। और तीनों जो लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉन्करेंट कहलाती हैं। 3 हो 4 हो जो भी हो, वो क्या कहलाएंगी, आपस में कॉन्करेंट कहलाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने 3 लाइन बना दी, और तीनों की तीनों कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और ये तीनों लाइंस आपस में क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट कहलाएंगी। ये होती है कॉन्करेंसी कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं कि लाइन आपस में कॉन्करेंट है। अब देखें, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि लाइंस तीनों की तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ये +6 था, इस तरफ आके क्या कर लिया, -6। इसको सॉल्व करेंगे, देखें 3x को प्लस यानी x वाली वैल्यू को प्लस में ही रखते हैं हम,
इन सबको उठा के वहाँ ले जाएंगे तो -4y और -22 इक्वल टू 0, और वो तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए हम पहले ये कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्करेंसी कंडीशन। क्या होती है कॉन्करेंसी कंडीशन? के डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, इनका मॉड यानी डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। कर चुके थे हम फर्स्ट ईयर में, करके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है। ये अगर 0 के बराबर आ जाता है मतलब क्या है कि तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। A1, A2, A3 पता है आपको, x के साथ वाली सारी वैल्यूज़ A, y के साथ वाली B और कांस्टेंट नंबर C। ठीक है, तो पुट कराते हैं यहाँ पर हम सारी वैल्यू। A1, A2, A3, पहली इक्वेशन का 1, दूसरी का 3 और तीसरे का 6। B1, B2 पे आ जाते हैं, -1, -4 और 5। ठीक है, फिर आ जाते हैं C पर -6, -22 और फिर +8 इक्वल टू 0 आना चाहिए 0 के बराबर। तो हम एक्सपेंड कराएंगे। ठीक है, और किससे एक्सपेंड कराने जा रहा हूँ मैं एक्सपेंड कराऊंगा कॉलम 1 से। ठीक है, याद होगा ये वाली चीज़, नहीं भी याद तो अभी याद आ जाएगा। ठीक है, देखें हम एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 कराने वाले। ठीक है, अब C1 कौन सा है? ये है कॉलम 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम, 1 है, उसके बाद रॉ छोड़ी उसी का और उसका कॉलम छोड़ दिया। ये रॉ गई, ये कॉलम गया, क्या क्या बचेगा? ये नंबर्स बच गए आपके पास -4, 5, -22 और 8। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट -3 है, ये उठाया मैंने -3 है लेकिन रखते हैं हम माइनस में, पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी माइनस में। इसकी रॉ, इसका कॉलम छोड़ेंगे, क्या क्या बचेगा? -1 और 5, -1, 5, -6 और 8, -6 और 8। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है? 6 है, ये अब रख देना है प्लस में, यानी एक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस। अब इसकी रॉ और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या क्या बचेगा? -1, -4, -1, -4, -6 और -22, -6 और -22 इक्वल टू 0 की जगह नहीं बची मेरे पास, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ नीचे। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? उम्मीद है नज़र आ ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, याद होगा आपको ये वाली चीज़ भी, AD माइनस BC वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हर एक डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, 1 को ऐसे ही रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, AD यानी कि ABCD, इसी तरीके से चलते हैं। तो AD कराएंगे, -4 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डायरेक्ट करा देता हूँ मैं, 4 8 ज़ा 32 माइनस का। ठीक है, फिर माइनस BC आना है, 22 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो कितना हो जाएगा? 110, वो भी माइनस का, ये ब्रैकेट किया क्लोज। -3 ऐसे ही रखा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 8 ज़ा 8, -5 6 ज़ा 30, माइनस का 30 आएगा। ठीक है, जगह कम है, नीचे कर लेता हूँ मैं, +6 ऐसे ही रहेगा, 1 और 22 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस का 22 आ जाएगा। सही है, अब -BC यानी फॉर्मूले का माइनस आ गया, 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस के हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 6 ज़ा 24 आंसर आएगा, इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखें इस 1 से इस पूरे ब्रैकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। -32 माइनस माइनस प्लस, 1 1 10 1 1 0 हो गया, -3 को ऐसे ही रखेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, फिर +6, 22 माइनस 24 कराएंगे तो क्या बचेगा? -2 इक्वल टू 0। अब इनको प्लस माइनस करा लेते हैं, 110 में से 32 माइनस होगा, पहले 30 माइनस कराता हूँ तो मेरे पास 80 बचेंगे, 2 और माइनस करा दूंगा तो क्या बचेंगे? 78। इन दोनों को माइनस कराएंगे, क्या आंसर आएगा? 78। -3 को ऐसे ही रखता हूँ, 30 में से -8 होगा तो 22, फिर 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 78। अब 22 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 66 माइनस
12 इक्वल टू आना चाहिए 0। 78 प्लस का है, ऐसे ही रहेगा। -6 और -12 दोनों प्लस होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 78 इक्वल टू 0। कैंसिल कराएंगे, क्या हो गया आंसर, 0 इक्वल टू 0। हो गया प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि लाइंस आर कॉन्कुरेंट। अब इन्होंने कहा था कि अगर कॉन्कुरेंट प्रूव हो जाए तो आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी भी निकालनी है। तो निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी में क्या, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी। ठीक है, देखें ये चीज़ें मैंने मिटा दी। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना एक ही बात है, एक ही तरीके से करेंगे हम। 3 लाइन हो 10 लाइन हो, अगर एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं तो 2 इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा। अब देखें 3 लाइन्स हैं, क्या तीनों को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ 2 को इस्तेमाल कर लूँ वो भी उसी पॉइंट पे कट करेगी, तीसरी को इस्तेमाल करूँ वो भी उसी पॉइंट पे कट करेगी। तो मैं किसी 2 को इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं करूँगा आसान, सही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ, ये लगा देते हैं। अब क्या करूँगा, सिर्फ किसी 2 इक्वेशन को यूज़ करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँगा, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी कहलाएगा। तो जो 2 आसान वाली लग रही हैं उन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कौन सी आसान लग रही है मुझे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आसान लग रही है, ठीक है। इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मुझे आसान लग रही है, ये सॉल्व कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन कराऊंगा मैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कराऊंगा मैं, देखें ये x और y है, यहाँ 6x और 5y है, y देखें माइनस का है और ये y प्लस का है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बस मुझे क्या करना है, ये 5y है और ये 1y है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं ये लिखूँगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के साथ क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। इक्वेशन 1 को पहले 5 से कराता हूँ, तो 5x माइनस 5y, 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब इसके साथ मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, 6x सब्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, सॉरी ऐड, क्योंकि साइन पहले से ही अलग अलग हैं, तो मैं क्या करा दूंगा, एडिंग विद इक्वेशन 2, 6x प्लस 5y और प्लस 8 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करा देंगे तो 5y प्लस का 5y माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 5x और 6x कितने हो जाएंगे, 11x, ये माइनस कराएंगे कितना बचेगा, माइनस 22 इक्वल टू 0। माइनस 22 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 22 हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास भाई, 2। अब इसको उठाकर मैं तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, मेरा आंसर आएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा जो आना है। तो तीनों में से जो आसान लग रही है उसमें पुट करते हैं। कौन सी आसान लग रही है, जाहिर सी बात है इक्वेशन 1 लग रही है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1 x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। x की जगह मैं पुट करता हूँ 2 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब y फाइंड करना, y यहाँ प्लस का उस तरफ, सॉरी माइनस का उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस 6 क्या बचेंगे, -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या बना आपके पास, 2, -4, ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था, बिल्कुल ऐसे ही सारे सवाल होंगे, जितने हो जाएं वो कर लिएगा, बाकी छोड़ दिए क्योंकि वो पेपर में आते नहीं हैं, जो आते हैं वो अभी आगे बहुत सारे पढ़ें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल पे, देखते हैं कौन सा करना है। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो काम है वो इस्तेमाल करने वाला है तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल मैं करवाता हूँ, बाकी तीनों ऐसे ही हैं, वो आप कर लीजिएगा। 3 पार्ट है टोटल, एक मैं करवा रहा हूँ, 2 आप लोग देख लीजिएगा
क्योंकि पेपर में नहीं आते तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, और इंशाल्लाह मैं एक समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, कोई सा भी सवाल हो आप कर पाएंगे। ठीक है, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, क्या कह रहे हैं ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल 3 लाइन्स, ये लिखा हुआ है और तीनों लाइन्स दी गई हैं, यानी 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, तीनों में 3-3 लाइन है। लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा बी कॉन्कुरेंट, यानी कह रहे हैं कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करें वो रखने के बाद ये क्या हो जाए, तीनों लाइंस कॉन्कुरेंट हो जाएं। तो जब इन्होंने कह दिया है कि कॉन्कुरेंट हो जाएंगी तो कॉन्कुरेंट वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और के की वैल्यू फाइंड करेंगे उसी को यूज़ करते हुए। तो मैंने बताया था आपको कि कॉन्कुरेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। अब देखें 2x और +1 क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करा देंगे 2x + 2 हो जाएगा, और ये y यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने एक ही दफ़ा में इसको क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। 2 को x से कराएंगे, 2 को 1 से कराएंगे, 2x हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये y यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ ला के मैंने क्या करा लिया, माइनस, इक्वल टू क्या हो गया, 0। यही काम मैं यहाँ पर करूँगा, x + 1 पहले से, y उस तरफ आके क्या हो जाएगा, -y + 1 = 0, ताकि हम माइनस प्लस की गलती ना करें, इस वजह से हम ऐसा रखते हैं। अब वो भी देखें कैसी है, कि x +3 है, y इस तरफ प्लस में, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये +3 = 0 रख दी सारी वैल्यूज़ हमने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्करेंसी कंडीशन, क्या होती है कॉन्करेंसी कंडीशन, देख लेते हैं क्या होती है भाई। A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 C3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। A1 A2 A3, x के साथ वाली सारी वैल्यूज़ क्या हैं, A, तो A1 A2 और x के साथ यहाँ पे क्या मौजूद है, K, तो ये हो गया A3। यहाँ आ जाते हैं, सारे y माइनस के हैं, -1 -1 -1। ठीक है, इस तरफ आते हैं, यानी c की वैल्यूज़ निकाल लें, 2 1 और 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। सही है, अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, इसमें आसान सा तरीका क्या है एक्सपेंडिंग का, बता देता हूँ मैं आपको। तरीका ये है कि जब कोई वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट के अंदर फाइंड करनी है, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करेंगे, जिस रॉ या कॉलम में वो वैल्यू मौजूद है, यानी वो वेरिएबल मौजूद है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसी से एक्सपेंड कर देंगे। अब देखें, कॉलम 1 में मौजूद है और रॉ 3 में मौजूद है, तो मैं चाहूँ तो कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लूँ या चाहूँ रॉ 3 से एक्सपेंड कर लूँ, लेकिन मैं करूँगा किससे, कॉलम 1 से करूँगा, क्योंकि इसमें कोई माइनस साइन वाली बात नहीं है, तो मैं इसी से एक्सपेंड करा लूँगा। सही है, तो उसमें मौजूद है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 करा देते हैं एक्सपेंडिंग। पहला एलिमेंट है 2, रॉ गई, कॉलम गया, क्या क्या बचेगा, -1 -1 और 3, फिर -1 स्टार्ट होगा क्योंकि माइनस साइन लगेगा, और 1 दूसरा एलिमेंट है, ये लिख लिया मैंने। इसकी रॉ कॉलम छोड़ेंगे, क्या क्या आएगा, -1 2 और 3, -1 2 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है, k, तो यहाँ आ गया k, रॉ गई, कॉलम गया, -1 2 और 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वही AD - BC फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि याद रहे, ABCD, 2 ऐसे ही रह जाएगा, AD 1 3 3 माइनस का। ठीक है, अब बीच में फॉर्मूला आएगा माइनस का, यानी फॉर्मूले का माइनस साइन आएगा, और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा -1 आएगा, और उस माइनस वाले फॉर्मूले वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इतना डायरेक्ट तो कर सकते हैं हम, और आपको भी आता ही है। फिर यहाँ आ जाते हैं, 3 1 जा 3, माइनस का आएगा, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, और 2 1 जा 2, ये वाला माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस k आ गया, यहाँ आएंगे -1 और 1, माइनस का 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। आ जाते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस कराएंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, -3 + 1 क्या बचेगा, -2, -1 ऐसे ही रहेगा, 2 - 3 = -1 प्लस k,
2 माइनस 1 इज़ 1 इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है, याद रखिएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 और के 1 ज़ा के इक्वल टू 0। 4 माइनस 1 कराएंगे, क्या बचेगा -3 प्लस के इक्वल टू 0। अब -3 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, आसान था बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस के को मैं यहाँ यानी इस 3 को मैं यहाँ पुट कर दूँ और फिर मैं ये कंडीशन सॉल्व करता हूँ तो इक्वल टू क्या आना है, 0 ही आना है लाजमी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी के की वैल्यू और हमें पता चल गया कि के कैसे निकलता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 पार्ट्स और हैं, वो आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 11। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत आसान सवाल है, इजी है। इसको क्या कहते हैं, इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल ये भी कह सकते हैं हम, या जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया ना, उसके सारे पार्ट्स बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। देखें सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, क्या कह रहे हैं, फाइंड द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन गिराई गई है, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से -2,5 से, और कहाँ गिराई गई है, टू दिस लाइन, इस लाइन पे गिराई गई है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। 3x + y + 11 इस लाइन पे जाकर वो गिर रही है। अब फूट का मतलब क्या है, यानी जहाँ इस लाइन से जाकर टकराई है वो वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है। सही है, कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात है, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखें कंडीशन में बताता हूँ आपको कैसे हुआ है, ये क्या कह रहे हैं ये। देखिए ये है मेरी लाइन 3x + y + 11 = 0। ठीक है, अब लाइन आके कट कर रही है, टच कर रही है, भले परपेंडिकुलर हो कोई सी भी हो, कट कर रही है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब फूट मांगा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मांगा है मुझसे। ठीक है, अब ये लाइन गिराई गई इस पॉइंट से, ये पॉइंट है मेरा -2,5। ठीक है, बिल्कुल सीधी आके इस पर गिर जाएगी। अब ये मुझसे मांग रहे हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब अगर मुझे दोनों लाइन की इक्वेशन पता हो तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल ना लूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अब पहले इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा। अब देखें कैसे, ये लाइन दी गई है, इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का स्लोप की कंडीशन क्या हो जाएगी, लगेगी। इस लाइन पे ये पॉइंट मौजूद है, मतलब पॉइंट मिल गया। अब परपेंडिकुलर का बताया मुझे, तो इस लाइन का स्लोप निकालते ही मैं क्या कर लूँगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर अपनी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लूँगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा फॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन। सही है, गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करूँगा। गिवन लाइन है 3x + y + 11 = 0। कैसे निकालते थे हम इक्वेशन का स्लोप, -a/b वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं m1 का, क्योंकि ये गिवन लाइन है और पहला स्लोप है। a की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ क्या मौजूद है 3, और b के साथ क्या मौजूद, y के साथ क्या मौजूद है, b की वैल्यू होती है y के साथ वाली, कुछ नहीं है तो 1। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या हो गया, -3। ठीक है, अब मेरी लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन। ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करूँगा। क्या होती है परपेंडिकुलर कंडीशन, m1 m2 = -1, यही होती है। तो m1 मुझे पता है, यानी गिवन लाइन का स्लोप है, मुझे अपनी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन का। m2 का नाम दे दिया मैंने, और -1 -3 है, उस तरफ जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, माइनस से माइनस को पहले कैंसिल कर देते हैं हम। तो m2 यानी कि मेरी लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये आ गया मेरी लाइन का स्लोप। अब मेरी लाइन गिर कहाँ से रही है, यानी कहाँ से पास हो रही है, -2,5 से, और उसका स्लोप ये रहा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के मैं अपनी इक्वेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और इक्वेशन फाइंड करने की तरफ चलते हैं। y - y1 = m x - x1। y वेरिएबल है, छोड़ देंगे। y1 क्या है मेरा, जो पॉइंट दिया गया है
वहीं से पास हो रही है 5, और m क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, जो कि अभी मैंने फाइंड किया 1/3। फिर x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, 3y और 3 5 ज़ा 15, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x+2 हो जाएगा, सिंपल x+2। ठीक है, अब क्या करना है, x को प्लस में रखना है, इक्वेशन स्टैंडर्ड करनी है तो सारी वैल्यूज उठाकर उस तरफ, 3y प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 15 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, = 0। प्लस कराते हैं, x - 3y 2 + 15 क्या हो जाएगा, 17 = 0। ये बन गई परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन, बन गई, तैयार हो गई। अब दोनों लाइंस एक जगह पे आके कट कर रही हैं, मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट क्या होता है, उस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइन जाके कट करती है। तो अब दोनों कट कर रही हैं आपस में, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँगा मैं उसी सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म से। ठीक है, ये क्या दिया गया है, गिवन लाइन क्या है, 3x + y + 11, और मेरी लाइन क्या है, x - 3y + 17। तो मेरा y वहाँ प्लस है, इस वाली में माइनस है, तो मैं y को सेम करूँगा ताकि मैं सब्ट्रैक्ट करा लूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम सब्ट्रैक्ट करा के पॉइंट फाइंड करते हैं। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसे। देखें, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन 1 है, ये जो मैंने फाइंड करी है इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, क्या है यहाँ पर 3 है, तो अपनी इक्वेशन को भी किससे कराऊंगा, 3 से, ताकि यहाँ 3y आ जाए, एंड देन ऐड विद इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के साथ क्या करा लूँगा, ऐड करा लूँगा। तो मल्टीप्लाई कराता हूँ पहले इसको 3 से, 3 3 ज़ा 9x, 3y और 3 11 ज़ा 33 = 0। ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि ऐड कराने जा रहे हैं हम इसके साथ, +17 = 0। 3y + 3y माइनस कैंसिल, 9x और x कितने हो जाएंगे, 10x, 33 और 17 हो जाएंगे 50 = 0। x की वैल्यू चाहिए, +50 हो रहा है, उस तरफ जाके -50, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 माइनस का, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए, किसी भी इक्वेशन में पुट करा दें, चाहे 1 में या 2 में, जिसमें दिल करता है उसमें पुट करा दें। मैं पुट करा लेता हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो वहाँ से मिटाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करा के आंसर निकाल लेते हैं। देखें क्या करना है, मुझे बस पुटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, ये गिवन है, 3x + y + 11 = 0। तो x की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, -5। ये रख दिया मैंने, -5 + y + 11 = 0। 3 5 ज़ा 15 माइनस का, +y + 11 = 0। 15 + 11 माइनस का 15 प्लस का 11, क्या बचेगा आंसर, -4 + y = 0। -4 है, उस तरफ जाकर +4 हो जाएगा। आ गया y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है हमें, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 4। ये आ गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और आंसर हो गया बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया कंप्लीट। उतार लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इंशाल्लाह हम फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे के सवालात करेंगे। ठीक है, इन सवालों की प्रैक्टिस करें, जो नहीं आता कमेंट करके पूछें, लाजमी देखें और चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सपोर्ट मिले और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।